No matter how much it hurts now, someday you will look back and realize your struggles changed your life for the better. कि इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या ये बात मायने नहीं रखती है कि अभी जो चीज़ आप कर रहे हैं उससे आपको कितना हर्ट हो रहा है या कितनी तकलीफ़ें हो रही हैं। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा आपकी ज़िंदगी में जब आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आपके जो स्ट्रगल्स थे, आपका जो संघर्ष था, उसने आपकी ज़िंदगी को बदला है और एक बेहतर बदलाव किया है आपकी ज़िंदगी में। तो ये आप लोगों के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए खासकर। मैं जनरली ऐसे ही कोट्स लेके आता हूँ जो आप लोगों से डायरेक्टली रिलेट कर सकें। तो यहाँ पर भी वही है कि जैसे अभी आप मेहनत कर रहे हैं, है ना, स्ट्रगल कर रहे हैं, कई तरीके के अभावों की ज़िंदगी भी आप लोग जी रहे होंगे, और ख़ासकर वो अभाव तब और ज़्यादा लगते हैं जब आप अपने साथ वाले लोगों को देखते हैं। ठीक है, कि आपने तो रास्ता चुना है कंपटीशन की तैयारी करने का, लेकिन वहीं आप अपने साथ वालों को, अब जो आपके स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स रहे होंगे, जब आप उनको देखते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, है ना। किसी की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हो सकती है या किसी का कुछ अपना बिजनेस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, बट आपको लगेगा कि यार इनकी ज़िंदगी तो बहुत बढ़िया चल रही है, उसके हिसाब से हम तो मतलब बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है अभी, हैं, हमें तो डेली का संघर्ष करना पड़ रहा है ना। अभावों में जी रहे हैं, किस तरीके के कमरों में रेंट में रह के रह रहे हैं, किस तरीके का खाना खा रहे हैं, बाकी दिन भर अपनी पढ़ाई चल रही है, तो बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है। लेकिन वो संघर्ष आज आप कर रहे हैं, बट एक ना एक दिन ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर आएगा जब आप इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि उस संघर्ष ने ही, उस स्ट्रगल ने ही आपकी ज़िंदगी को जो है वो बेहतर बनाया है। तो इसलिए संघर्ष हैं, रहेंगे, उनसे घबराना, डरना नहीं है। उन संघर्षों को इंजॉय करने की कोशिश करें, हालांकि थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो उस स्ट्रगल को इंजॉय करना थोड़ा सा टफ होता है, बट ट्राई टू डू इट। ठीक है, कोशिश करें कि स्ट्रगल से, संघर्षों से घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो, थोड़ा सा उनको इंजॉय करने की कोशिश करें। एंड वन डे डेफिनेटली ये समय आपकी ज़िंदगी में भी आएगा, आपकी लाइफ में भी आएगा, जब आप रियलाइज़ करेंगे कि इन संघर्षों की वजह से ही आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर बन पाई है। ठीक है, चलिए, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 28 सितंबर 2024, सैटरडे यानी शनिवार के दिन, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के न्यूज़पेपर पर चलेंगे उससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारा जो सी सेट का लाइव क्लासेस का कोर्स है ये शुरू हो रहा है ना, और 5 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, यानी कि अब एक हफ्ते का ही समय है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको एनरोल करने की जो डेट है वो आज लास्ट डेट है। ठीक है, आज अंतिम दिन है जब आप इस कोर्स पे एनरोल कर सकते हैं, और इसके बाद हो सकता है कि इसका एनरोलमेंट दोबारा ओपन ना हो। तो ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं आप में से, वो ज़रूर इस कोर्स को आज रात 12 बजे से पहले पहले एनरोल कर लें। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि एनरोलमेंट जो है वो क्लोज़ हो जाए और फिर दोबारा ओपन ना हो। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया कि हम लोग सी सेट की जो तीनों ही सेक्शंस हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, तीनों ही कवर करेंगे। ओनली एट 999 में आपको ये कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है ना। तो अभी भी इसमें सीट्स बची हुई हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो एनरोल कर लें। और ध्यान रखें कि आज रात 12 बजे तक एनरोलमेंट ओपन है। करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप इसकी अदर डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं और वहीं से एनरोल भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई, आपके मन में डाउट है, कोई क्वेरी है किसी भी तरीके की, तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990, इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसके थ्रू आपको जो भी इशू है, जो भी क्वेरीज है, वो रिजॉल्व कर दी जाएंगी। ठीक है ना। चलिए,
और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं और आप लोगों को किसी भी तरीके की हेल्प होती है तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने की कोशिश आप सभी लोग करें। यहाँ पर एक क्यूआर कोड और एक यूपीआई आईडी दी गई है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें सो दैट कि थोड़ा सा हमारी भी हेल्प होगी एंड आप लोगों के लिए भी डायरेक्ट बेनिफिट ये रहेगा कि ये सेशंस यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये मेरी आप लोगों की तरफ से मतलब आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश। अब मैं चलूँगा ये न्यूज़पेपर पर और आज के जो आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर हम लोग नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग फ्रंट पेज की बात करें तो यहाँ पर जो आर्टिकल दिया गया है वो बात कर रहा है इस बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक्स टू सोलर इक्विपमेंट्स टू स्टील, इंडिया ग्रैपल्स विद चाइना शॉक 2.0। ठीक है, यहाँ पर यूएस ने जो है वो चाइनीज़ आइटम्स के ऊपर, ठीक है, मतलब चाइना से जो इंपोर्ट होता है उसके ऊपर टैरिफ जो है वो बढ़ा दिए। ठीक है, क्योंकि चाइना जो है वो अपने सामान को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है और उसी को देखते हुए यहाँ पर टैरिफ हाइक्स जो हैं वो किए गए हैं। ठीक है, तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं दैट इज़ मोहम्मद मुइज़ू, वो दिल्ली आने वाले थे, मतलब इंडिया उनकी विज़िट होने वाली थी इस महीने, लेकिन इस महीने वो नहीं हो पाई है। तो अगले महीने जो है प्लान किया गया है कि ये दिल्ली आएंगे और इनका ये कहना है कि वी नेवर फॉलोड इंडिया आउट पॉलिसी, कि हमने जो इंडिया आउट पॉलिसी का जिक्र हो रहा था कि जिसके मतलब जो इनके कैंपेन का पार्ट था जब ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, तो इनका ये कहना है कि हमने कभी भी ये पॉलिसी फॉलो नहीं की है। और जब ये राष्ट्रपति बने थे, है ना, तो उसके बाद इनको कहा जा रहा था कि ही इज़ अ प्रो चाइनीज़ पर्सन, कि ये थोड़ा सा चाइना के नज़दीक वाले नेता हैं, लीडर हैं। बट अब यहाँ पर और उसके बाद किस तरीके से जो इंडिया के वहाँ पर मिलिट्री पर्सनल्स थे उनको वहाँ से विड्रॉ करने के लिए कहा गया था, तो वो सब हुआ और वहीं से जो है वो इन भारत और मालदीव्स के बीच के जो रिश्ते हैं वो थोड़ा सा ख़राब हो रहे हैं ऐसा लग रहा था। और इनके ही सरकार के कुछ मंत्रियों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ कुछ बातें भी कही। ठीक है, मतलब उनका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मजाक उड़ाया, क्रिटिसिज्म किया। हालांकि उनको के खिलाफ एक्शन फिर वहाँ की सरकार ने ले लिया था उस समय, बट इन सब चीज़ों से थोड़ा सा हमारे दोनों देशों के बीच में रिश्ते जो हैं वो ख़राब होते हुए दिख रहे थे, है ना। बट अब यहाँ पर अभी जब नई सरकार बनी 9 जून को के दिन, जब नई सरकार का गठन हुआ, शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तो उसमें कुछ पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया था। तो उसमें से ही वॉज वन ऑफ देम, ये भी इंडिया आए थे उस समय और अभी ये अगले महीने भी आ सकते हैं। तो डेफिनेटली देयर इज़ अ चांस, या ऐसा लग रहा है कि भारत और मालदीव्स के बीच के जो संबंध हैं वो फिर से बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मालदीव्स को लेकर हम लोगों ने जब ये खबर सारी आई थी उसके बाद हमने कई सारे ऐसे आर्टिकल्स डिस्कस किए थे जिसमें ये बात की थी कि मालदीव्स जो है वो इंडिया के लिए, खासकर उसकी जो लोकेशन है इन द इंडियन ओशन, तो वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देश है, तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ इट एंड लूज़ इट इवन टू चाइना, कि मतलब हम उसको खो दें और चाइना उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले, ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके की बातें यहाँ पर हैं, फिर आगे इसको और समझेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी कि और क्या न्यूज़ है बीच के पेजेस में। हालांकि ऐसा कोई खास न्यूज़ नहीं है, वी जस्ट नीड टू, यहाँ पर हमें सीधे एक्सप्लेन पेज पर जाना होगा। बीच के पेजेस में कोई खास न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो एक्सप्लेन पेज पर बात करेंगे 3 आर्टिकल्स की। ठीक है, एक आर्टिकल तो बेसिकली ये है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो एरेंट जजेस से डील करता है। एरेंट जजेस मतलब जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड से हट के कुछ करने की कोशिश करते हैं उनके साथ कैसे डील करता है। इसके बाद टैकलिंग द एयर पोल्यूशन, जो वायु प्रदूषण है
उसको टैकल करने की यहाँ पर बात की गई है। ये वाला आर्टिकल काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसमें आपको काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। और इसके बाद यहाँ पर साइंस एंड टेक का ही एक आर्टिकल है कि रैंडम चेक फाइंड्स NSQ ड्रग्स इन मार्केट। NSQ मतलब नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। इस तरीके की कुछ ड्रग्स जो है वो मार्केट में पाई गई हैं जब रैंडम चेकिंग हुई है तो। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 आर्टिकल रहेंगे। नीचे एक आर्टिकल हालांकि और है इसराइल और हिजबुल्ला की हिस्ट्री का। ठीक है, कि लेबनान में जो काफ़ी लंबे समय से या काफ़ी लंबे सालों से जो कन्फ्लिक्ट चल रही है उसका यहाँ पर एक हिस्ट्री दी गई है इनकी, बट एज सच ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसको कवर नहीं करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये 3 आर्टिकल्स रहेंगे जिनके ऊपर हमें फोकस करना है। तो लेट अस सी, एक एक करके इन आर्टिकल्स को देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल ये है कि हाउ सुप्रीम कोर्ट डील्स विद एरेंट जजेस एंड वर्क्स अराउंड लिमिटेशंस। अब यहाँ पर ये क्या मामला है, पहले कंटेक्स्ट को अगर हम समझें तो यहाँ पर लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, इन्होंने एक्सप्रेस किया है सीरियस कंसर्न अबाउट द कमेंट्स मेड बाय कर्नाटक हाई कोर्ट जस्टिस दैट इज V श्रीनंदा अर्लियर दिस मंथ। ठीक है, कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस V श्रीनंदा ने एक कमेंट्स किए थे कुछ, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सीरियस कंसर्न जो है वो एक्सप्रेस किया है। अब क्या मामला था कि एक केस की सुनवाई चल रही थी और उस दौरान जस्टिस श्रीनंदा ने बेंगलुरु की एक पर्टिकुलर लोकेलिटी को, बेंगलुरु की एक पर्टिकुलर एरिया को ये कहा कि एज बीइंग इन पाकिस्तान, कि जैसे ये है पाकिस्तान में है। और एक दूसरी हेयरिंग में उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शनेबल कमेंट किए अबाउट अ फीमेल लॉयर। ठीक है, एक महिला वकील को लेकर इन्होंने कुछ आपत्तिजनक कमेंट जो हैं वो किए हैं। ठीक है, हालांकि इन्होंने बाद में जो है इसको लेकर माफ़ी मांगी, एपोलॉजी टेंडर करी, तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल नहीं दिया। बट इवन अ माइल्ड रिप्रोच बाय द एपेक्स कोर्ट अगेंस्ट अ जज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इज़ रेयर एंड सेंड्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। लेकिन इस तरीके की एक माइल्ड रिप्रोच का मतलब होता है कि किसी की निंदा करना, है ना, कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसकी निंदा करना। अगर इस तरीके की माइल्ड रिप्रोच भी एपेक्स कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज को लेकर, हालांकि ऐसा बहुत रेयर होता है, और ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इससे जाता है। एंड द सिचुएशन ऑल्सो हाईलाइट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस ऑन हाउ द जुडिशरी कैन डिसिप्लिन जजेस। और ये सिचुएशन इस कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन को भी हाईलाइट करती है कि कैसे जुडिशरी जो है वो जजेस को डिसिप्लिन कर सकती है। अब इसको लेकर यहाँ पर इम्पीचमेंट और नथिंग की बात की गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के जो जजेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मतलब ऐसे कोर्ट्स विच कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनको बहुत ज़्यादा डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन वो इंजॉय करते हैं। और डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन उनको क्यों दी गई है, ये इंश्योर करने के लिए कि अपनी वो जो पावर्स हैं उनका यूज़ या उनका एक्सरसाइज बिना किसी डर के कर सकें। ठीक है, कि उनके ऊपर एग्जीक्यूटिव का किसी भी तरीके से कोई इंटरफेरेंस या दखल नहीं होगा, है ना, और वो अपनी पावर्स का खुल के इस्तेमाल कर सकें जो भी उनकी पावर्स हैं। इसलिए उनको ग्रेट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो दिया गया है। हालांकि ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी इसके थ्रू सामने आता है कि हु विल वॉच दी वॉच डॉग, क्योंकि जुडिशरी को जो है वो वॉच डॉग माना जाता है। अब लेकिन वॉच डॉग के ऊपर वॉच कौन रखेगा, है ना, ये भी सवाल आता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, संविधान के अनुसार, इम्पीचमेंट जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो एक राजनीतिक प्रक्रिया है, इज़ दी ओनली रिकोर्स टू डीलिंग विद एरेंट जजेस। ठीक है, इस तरीके के जो एरेंट जजेस हैं, एरेंट जजेस का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि जो जजेस एज़ पर दी स्टैंडर्ड जो चीज़ होनी चाहिए, जो चीज़ करनी चाहिए, उससे हट के अगर कुछ करते हैं तो उनसे डील करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, और वो क्या है, दैट इज़ इम्पीचमेंट। आर्टिकल 124 का जो क्लॉज 4 है उसके अनुसार
सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट के जज को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है, कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली, अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है, बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट passed after an address by each house of the parliament, supported by a majority of the total membership of that house, and by a majority of not less than two-thirds of the members of the house present and voting, has been presented to the president in the same session for such removal on the ground of proved misbehavior and incapacity और incapacity। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है, हटाने के लिए एक ऑर्डर पास किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डर पास कब होगा, जब सदन के दोनों संसद के दोनों सदनों में, पार्लियामेंट के ईच हाउस में एक एड्रेस होगा, ठीक है, और उस एड्रेस को सपोर्ट किया जाएगा बाय द स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मतलब वही टू-थर्ड ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन द एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द हाउस। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द हाउस से ज़्यादा होनी चाहिए और टू-थर्ड ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है और ये जो एड्रेस है वो प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाएगा सेम सेशन में, लेकिन आधार बेसिकली क्या है, किन आधार पर किसी भी कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट हो सकता है, तो इसमें दो आधार भी जो हैं वो बताए गए हैं, दो ग्राउंड्स बताए गए हैं। एक है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी। तो प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी जो है, दे आर द ओनली टू ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये वैसे आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि जज को रिमूव करने या इम्पीच करने के लिए सिर्फ दो ही आधार है, एक है प्रूवन मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी। This, along with the level of political consensus required to pass an impeachment motion, makes the standard for impeachment very high। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि इम्पीचमेंट एक कठिन प्रक्रिया है। ठीक है, अब कठिन प्रक्रिया क्यों है, इसका स्टैंडर्ड इतना हाई क्यों है इम्पीचमेंट के लिए, क्योंकि इम्पीचमेंट के लिए पॉलिटिकल कंसेंसस भी चाहिए, क्योंकि आपको टू-थर्ड ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग से इसको पास कराना है। तो टू-थर्ड ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास कराने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक पार्टी के पास इतना वहाँ पर नंबर हो हाउस में, तो उसको जो दूसरी पार्टी है ना, या दूसरी पार्टीज़ हैं, उनके साथ कंसेंसस बनाना पड़ता है। इसलिए इम्पीचमेंट का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। ठीक, और अभी तक देखो इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो इतिहास में सिर्फ 5 बार ट्रिगर हुई है। कब कब, एक थे जस्टिस एम रामास्वामी, सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, तो इनके खिलाफ इम्पीचमेंट आया था 1993 में। इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जस्टिस थे, जस्टिस सौमित्र सेन, 2011 में इनके खिलाफ आया था। देन जस्टिस जे.बी. पारदीवाला, गुजरात हाई कोर्ट, 2015। जस्टिस सी.वी. नागार्जुन, हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, 2017। और सी.जे.आई. दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस दीपक मिश्रा, 2018। इनके खिलाफ भी इम्पीचमेंट मोशन लाया गया है। हालांकि ये प्रोसीडिंग कभी भी सक्सेसफुल हुई नहीं है। ठीक है, बेसिकली इम्पीचमेंट किस किस के खिलाफ लाया गया है वो यहाँ पर बताया है, बट इम्पीचमेंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, मतलब कोई भी जज जो है वो अभी तक इम्पीच नहीं हुआ है। ठीक है, हालांकि जस्टिस सेन जो हैं इनको राज्यसभा के द्वारा इम्पीच कर दिया गया था, मतलब राज्यसभा में वो चीज़ पास हो गई थी, लेकिन बाद में इन्होंने फिर रिज़ाइन दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। अब इसके बाद आगे लिखा है कि सेवरल एक्शंस माइट फॉल शॉर्ट ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर इम्पीचमेंट और बिकम डिफ़िकल्ट टू प्रूव और जनरेट पॉलिटिकल कंसेंसस ऑन। ठीक है, कई सारे एक्शंस ऐसे हो सकते हैं कि जिससे इम्पीचमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड है वो उससे कम रह जाए, या बिकम डिफ़िकल्ट टू प्रूव और जनरेट पॉलिटिकल कंसेंसस ऑन। ठीक है, कि पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना इन चीज़ों को लेकर मुश्किल हो सकता है, जैसे इनडिसिप्लिन हो गया है ना, पेटी करप्शन हो गया, इंस्टेंसेस ऑफ बायस हो गया, और जैसा कि यहाँ पर जस्टिस शीश नंदा के केस में था, क्वेश्चनेबल कंडक्ट ऑन कोर्ट, है ना। तो इन चीज़ों को लेकर पॉलिटिकल कंसेंसस बन पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब गिवन दैट द ऑल्टरनेटिव टू इम्पीचमेंट अंडर करंट लॉ
is to simply look the other way. Over the years, the Supreme Court has developed alternative ways of disciplining judges. ठीक है, अब यहाँ पर एक बात को समझना है कि इम्पीचमेंट तो मैंने आपको बता दिया पूरा प्रोसेस, लेकिन इम्पीचमेंट का स्टैंडर्ड बहुत हाई है और इम्पीचमेंट होना इतना आसान भी नहीं है. ठीक है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग दोनों हाउसेस से पास कराना इट्स नॉट ईजी. तो इसलिए और पॉलिटिकल कंसेंसस इस तरीके के इश्यूज़ को लेकर नहीं बन पाता. तो इसलिए फिर और तरीका क्या है, इम्पीचमेंट के अलावा और तरीका क्या है कि जजेस को कैसे डिसिप्लिन में लाया जा सकता है. तो उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव तरीके सुप्रीम कोर्ट ने निकाले हैं. तो एक होता है जुडिशल इंटरवेंशन. तो इसमें क्या है कि द फर्स्ट इज थ्रू एक्शन ऑन द जुडिशियल साइड एज इन द करेंट केस. ठीक है, अब 2017 का यहाँ पर इन्होंने एक मामला बताया है कि 5 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट की हेडेड बाय उस समय के जो CJI थे जस्टिस जगदीश खेहर. इन्होंने ये पाया कि कलकत्ता हाई कोर्ट के CS कर्णन इनको गिल्टी पाया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का और इनको 6 महीने की सज़ा जो है वो सुना दी. अब दिस वाज इन रिस्पॉन्स टू सम ऑफ कर्णन्स एक्शन एज अ जज इन द मद्रास हाई कोर्ट. ठीक है, जस्टिस कर्णन जो हैं वो जब मद्रास हाई कोर्ट में जज थे तो वहाँ पर जो इन्होंने किया उसके रिस्पॉन्स में ये चीज़ की गई. उसमें इंक्लूडिंग द सेंटेंसिंग ऑफ SC जजेस टू इम्प्रिजनमेंट. ठीक है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कुछ इम्प्रिजनमेंट सुनाया था एंड एक्यूजिंग मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी ऑफ नेपोटिज्म, कास्टिज्म एंड करप्शन. तो उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि जो जुडिशरी के मेंबर्स हैं वहाँ पर नेपोटिज्म, कास्टिज्म और करप्शन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद, कास्टिज्म मतलब जातिवाद और करप्शन मतलब भ्रष्टाचार. अब उसके बाद इनको ट्रांसफ़र जब किया गया कलकत्ता हाई कोर्ट में 2016 में, वो भी इसी कंटेक्स्ट में किया गया. ठीक है, अब 1 महीने के बाद जब इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसके 1 महीने के से भी कम समय में इन्होंने जो है वो ये रिटायर हो गए और उसके बाद इनको कस्टडी में रखा गया अपना जो सेंटेंस है, जो सज़ा इनको सुनाई गई थी वो पूरी करने के लिए. बट दिस सेट एन अनईजी प्रेसिडेंट विद मैनी वॉइसिंग कंसर्न अबाउट आवर वन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट टेकिंग टू टास्क जजेस ऑफ अनदर. तो बेसिकली इसने एक ऐसा मतलब एग्जाम्पल सेट किया कि जिसमें इस बात को लेकर आवाज़ें उठने लगी, इस बात की चिंता को लेकर आवाज़ें उठने लगी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है दैट इज़ टेकिंग टू टास्क जजेस ऑफ अदर्स, कि वो और जजेस के टास्क को मतलब वो कर रहा है. ठीक है, अब हालांकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो अंडर द सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन होते हैं ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात कही है कि हाई कोर्ट्स आर नॉट द सबऑर्डिनेट्स ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कि हाई कोर्ट्स की अपनी अलग पावर है. ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वो हाई कोर्ट के सुपरविजन के अंदर में होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट्स आर नॉट अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने खुद कही है. अब केस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सा था, बट एक केस में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कही है कि हाई कोर्ट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सुप्रीम कोर्ट्स. ठीक है, ये ध्यान रखना. अब इसके बाद वेटरन लॉयर के वेणुगोपाल ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अर्ज किया है कि जज के कमेंट्स को इग्नोर किया जाए और उनको डिग्निटी के साथ रिटायर होने दिया जाए. सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने आर्ग्यू किया कि दैट ट्रांसफरिंग द जज और होल्डिंग हिम गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट इज़ नो अल्टरनेटिव ऑफ नोटिफाइंग हिम फॉर इम्पीचमेंट. ठीक है, कि अगर किसी जज को आप ट्रांसफ़र कर देते हैं या उनको कंटेम्प्ट का गिल्टी पाते हैं तो ये कोई ऑल्टरनेटिव या विकल्प नहीं है टू नोटिफाइंग हिम ऑफ द फॉर इम्पीचमेंट. ठीक है, कि इम्पीचमेंट के लिए उनको नोटिफाई किया जाए, ये उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. एज द कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट सुप्रीम कोर्ट वर्ड्स इज फाइनल एंड बाइंडिंग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही सबसे टॉप का या अपेक्स कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो शब्द हैं वो फाइनल हैं, वो बाइंडिंग है. दिस मीन्स दैट थ्रू जुडिशियल एक्शन इट कैन सेंड अ मैसेज टू एरेंट जजेस इवन इफ सच अ पावर इज़ नॉट डिफाइंड इन द लेटर ऑफ द लॉ. इसका मतलब यह है कि जुडिशियल एक्शन के थ्रू वो एरेंट जजेस को एक मैसेज दे सकता है, हालांकि इस तरीके की पावर कहीं भी किसी भी लॉ में लिखी नहीं गई है. अब इसके बाद एक और तरीका है जिससे सुप्रीम कोर्ट
हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालता है, ठीक है, वो तरीका क्या है? वो है कोलिजियम के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम, जिसमें 5 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इंक्लूडिंग द सीजेआई, वो रिकमेंड करते हैं हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र। और गिवन दैट द डिसीजन ऑफ द कोलिजियम्स आर ओपेक, कोलिजियम के डिसीजंस काफ़ी ज़्यादा ओपेक होते हैं, तो दिस ट्रांसफ़र पॉलिसी कैन बी डिप्लॉयड एज अ टूल टू डिसिप्लिन जजेस एज वेल, है ना? क्योंकि ओपेक, कोलिजियम के डिसीजंस को ओपेक क्यों कहा गया है? क्योंकि कोलिजियम जो फैसला ले रहा है वो किस आधार पर ले रहा है ना, वो एज सच चीज़ें पता नहीं होती। बस सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने अगर किसी के नाम को रिकमेंड कर दिया फॉर अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर्स, तो गवर्नमेंट हैज़ टू डू दैट, ठीक है। गवर्नमेंट उसको डिले कर सकती है बट गवर्नमेंट कैन नॉट कैंसिल दैट। ये चीज़ें हमने देखी है ना? तो इसलिए इसको एक एज अ टूल के रूप में भी यूज़ किया जाता है टू डिसिप्लिन जजेस, ट्रांसफ़र वगैरह को। अब जैसे यहाँ पर 2010 का एक केस बताया है, जस्टिस पीडी दीनाकरन, ये वाले केस को ऑफन साइट किया जाता है एज एन एग्जांपल ऑफ द ट्रांसफर पॉलिसी बीइंग डिप्लॉयड टू डील विद जुडिशियल करप्शन इवन एज प्रोसीडिंग्स फॉर हिज रिमूवल एज अ जज वर पेंडिंग बिफोर अ पार्लियामेंट्री पैनल, ठीक है। इनके रिमूवल ऑफ अ जज की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पार्लियामेंट्री पैनल के सामने पेंडिंग थी, लेकिन उस समय कर्नाटक हाई कोर्ट के जज को सिक्किम हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इनके ऊपर किस तरीके के एलिगेशंस थे? लैंड ग्रैबिंग और करप्शन के एलिगेशंस या आरोप थे। एंड द मूव वाज क्रिटिसाइज्ड एज ओनली ट्रांसफरिंग करप्शन रादर देन डीलिंग विद इट। तो इस कदम को जो है वो कैसे क्रिटिसाइज़ किया गया कि जब इनको कर्नाटक हाई कोर्ट के जज के रूप से, मतलब उस पोजीशन से ट्रांसफ़र करके सिक्किम हाई कोर्ट का जज बनाया गया, तो वहाँ पर यह कहा गया कि सिर्फ इस तरीके के मामले में सिर्फ करप्शन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, बल्कि करप्शन को डील नहीं किया जा रहा है। इवेंचुअली बाद में इन्होंने हालांकि 2011 में जाके फिर रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। तो किस तरीके से जजेस को, जो एरेंट जजेस हैं, उनको कैसे डील किया जाता है? तो इम्पीचमेंट एक तरीका है, ठीक है, जो आप एक तरीके से कह सकते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है। फिर एक बेसिकली जुडिशियल इंटरवेंशन इस तरीके का भी होता है, जैसा यहाँ पर एग्जांपल दिया गया। और एक बेसिकली ट्रांसफ़र पॉलिसी भी होती है जो कोलिजियम के थ्रू की जाती है, ठीक है। तो आई होप बात आप समझ गए। चलिए, पॉलिटी में आप इस आर्टिकल को लेंगे, जुडिशरी में। इसके बाद हम लोग अगले आर्टिकल पर चलते हैं, टैकलिंग एयर पोल्यूशन। ये अच्छा आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसमें आपको कुछ बहुत बढ़िया पॉइंट्स मिलेंगे, मैं आपको बताते चलूँगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि वेडनेसडे के दिन दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है, अब दिल्ली में एयर क्वालिटी ख़राब होने का समय आ गया है, ठीक है। अक्टूबर का महीना होते ही वहाँ की एयर क्वालिटी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर उसका पहला प्रमाण देखने को मिला है कि वेडनेसडे के दिन दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है वो पुअर कैटेगरी में पहुँच गई है, AQI 200 से लेकर 300 के बीच में। और मिड जून से ऐसा पहली बार हुआ है, सिग्नलिंग द एमिनेंट अराइवल ऑफ नॉर्थ इंडियाज़ बैड एयर सीजन। और ये चीज़ इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नॉर्थ इंडिया का जो बैड एयर का सीज़न है वो शुरू होने वाला है। दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक 21 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान, जिसमें क्या किया जाएगा कि पॉल्यूशन हॉट स्पॉट्स को ड्रोन के थ्रू मॉनिटर किया जाएगा, एंटी स्मोक गन्स का यूज़ किया जाएगा, और एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग आर्टिफिशियल रेन क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो इशू करता है ऑर्डर्स टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन इन NCR अंडर द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, सेड इट वाज वाचिंग द सिचुएशन। तो उसका ये कहना है कि हम इस सिचुएशन को, इस हालात के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। अब इस प्रॉब्लम का जो नेचर है उसको हम समझें, तो जब साउथ वेस्ट मानसून ऑफिशियली इस महीने एंड होता है, तो इंडियाज़ ऑलरेडी डेंजरस एयर पोल्यूशन इज सेट टू वर्सन, ठीक है। इंडिया में एयर पोल्यूशन वैसे ही ज़्यादा है, तो वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है इस मानसून सीज़न के बाद। द पोस्ट मानसून मंथ्स विल ब्रिंग स्टैग्नेंट एयर एंड वेदर पैटर्न कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है। अब जो पोस्ट मानसून मंथ्स हैं उसमें जो एयर का मूवमेंट है वो बहुत तेज़ नहीं होगा, स्टैग्नेंट होने लगेगी हवा, और एक इस तरीके का वेदर पैटर्न बनना शुरू होगा जिसको कहा जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है? वैसे जनरली आपको पता है कि नीचे से जब हवा ऊपर की तरफ उठती है,
ठीक है, तो नीचे गर्म हवा होती है, फिर धीमे धीमे वो ऊपर उठती है तो ठंडी होती जाती है। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है कि गर्म हवा ऊपर रहती है, ठंडी हवा नीचे रहती है, तो उस वजह से जो ठंडी हवा है वो नीचे ट्रैप हो जाती है। ठीक है, जो वार्म एयर है वो कूलर एयर को ग्राउंड के नियर ट्रैप कर देती है। अब इससे होता क्या है कि अगर नीचे ठंडी हवा है, अगर नीचे गर्म हवा होगी तो वो ऊपर की तरफ को उठेगी, लेकिन अगर नीचे ठंडी हवा है तो फिर जो नीचे ग्राउंड के नियर जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो ऊपर नहीं जा पाएंगे, है ना, वो ऊपर नहीं जा पाएंगे, डिस्पर्स नहीं हो पाएंगे, तो पॉल्यूशन कम होगा नहीं। उसकी वजह से क्या है कि जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर दैट इज़ PM2.5 है और बाकी पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो एक्सट्रीमली खतरनाक लेवल तक, हजार्डियस लेवल तक पहुंच जाते हैं। ऑल्दो स्मोक बिकम्स मोर विजिबल एंड सीवियर इन विंटर। ठीक है, स्मोक तो मतलब स्मोक का मतलब क्या होता है, फॉग प्लस स्मोक, है ना, स्मोक प्लस फॉग, तो ये ज़्यादा सीवियर और विजिबल होता है विंटर में। लेकिन पुअर एयर क्वालिटी जो है वो पूरे साल रहती है। ये एक नेशन वाइड इशू है, पूरे देश का मुद्दा है, जिसके लिए सस्टेन्ड और कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा है कि अ डीपनिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वर्सन दिस क्राइसिस। ठीक है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो इस समस्या को और ज़्यादा बढ़ाती है। कैसे? जो वेल्दियर सिटीजन्स हैं, मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो एयर प्यूरीफायर्स अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, एंड इवन मूव टू क्लीनर प्लेसेस, वो साफ़ सुथरी जगहों में जा भी सकते हैं। लेकिन जो पुअरर कम्युनिटीज़ हैं दे रिमेन एक्सपोज टू द फुल ब्रंट ऑफ टॉक्सिक एयर। लेकिन जो गरीब आदमी है वो ना तो एयर प्योरीफायर अफोर्ड कर पा रहा है, ना ही वो ऐसी जगह पर जा सकता है जहाँ पर साफ़ सुथरी हवा है। तो इसकी वजह से वो इस जहरीली हवा का, इस टॉक्सिक एयर का जो दंश है वो झेलता है, फुल ब्रंट जो है वो एक्सपोज होता है। अब इंडीड द क्वेश्चन ऑफ हु गेट्स टू ब्रीथ क्लीन एयर एंड हु इज़ लेफ्ट टू बियर द बर्डन ऑफ पॉल्यूशन इज़ एन इशू ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। तो ये सवाल कि कौन साफ हवा में सांस लेगा और कौन इस पॉल्यूशन के बर्डन को झेलेगा, ये इक्विटी और जस्टिस का सवाल बन जाता है। इंडिया की जो एयर पॉल्यूशन क्राइसिस है वो कई सारे मल्टीपल और ओवरलैपिंग सोर्सेज की वजह से आती है। एक तो जैसे साल भर कुकिंग के लिए बायोमास जलाई जाती है, ठीक है, ट्रैश मतलब कूड़ा जलाया जाता है, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वेक्यूलर एमिशंस वो है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो इनसे तो पूरे साल भर जो है वो पोल्यूशन होता ही होता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनको एपिसोडिक इवेंट्स कहा गया है, मतलब जो कम समय के लिए होते हैं, जैसे कि फार्म स्टबल बर्निंग, ठीक है, जो खेतों में पराली जलाई जाती है वो, या फिर फेस्टिवल्स के समय जो फायर क्रैकर्स जलाए जाते हैं, खासकर अभी दिवाली वगैरह के समय में जलाए जाएंगे, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। अब मीटरोलॉजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर इन्वर्जन और लो विंड स्पीड्स ड्यूरिंग द पोस्ट मानसून एंड विंटर मंथ्स रिजल्ट इन पोल्यूटेंट्स गेटिंग ट्रैप क्लोज टू द सरफेस एक्सेसरबेटिंग द प्रॉब्लम पर्टिकुलरली इन द इंडो-गैंजेटिक प्लेन। मैंने आपको वही बताया कि एक तो एयर पोल्यूशन है और उससे फिर ऐसी वेदर कंडीशंस बन जाती हैं कि एक तो हवा की स्पीड कम हो जाती है ना, पोस्ट मानसून या विंटर मंथ्स में, और साथ ही साथ टेम्परेचर इन्वर्जन जैसी स्थिति बनती है, तो उससे जो पोल्यूटेंट्स हैं वो नियर द ग्राउंड ही रह जाते हैं। ठीक है, तो उससे ये समस्या और ज़्यादा बढ़ती है, और खासकर जो इंडो-गैंजेटिक प्लेन है वहाँ पर द स्केल ऑफ प्रॉब्लम डिमांड्स लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस बट द रिस्पॉन्स हैज ऑफन बीन करेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट टर्म एंड ऑप्टिक्स ड्रिवन मेजर्स। ठीक है, स्केल ऑफ प्रॉब्लम जो है, मतलब जितनी बड़ी ये समस्या है, इसमें ज़रूरत तो है कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, लेकिन ये रिस्पॉन्स जो है वो शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स रहते हैं, ऑप्टिक्स ड्रिवन रिस्पॉन्स रहते हैं। ठीक है, ऑप्टिक ड्रिवन रिस्पॉन्स या ऑप्टिक ड्रिवन मेजर्स मतलब जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है बट जो चीज़ दिखाई देती हैं वो की जाती है। अब इसके बाद लिखा है चेजिंग शेडोज ऑफ आइडियाज़। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ सुपरफिशियल सॉल्यूशंस किए जाते हैं, जैसे कि स्मोक टावर्स लगा दिए गए, है ना, वाटर गन्स का इस्तेमाल किया गया, या दिल्ली में जैसे किया जाता है ऑड इवन, है ना, ऑड इवन वाला सिस्टम व्हीकल्स का वो है। इसके बाद क्लाउड सीडिंग जो है हैज़ इमर्ज्ड एज अ लेटेस्ट सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ का सॉल्यूशन, किसी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब दिस टेक्निक
बेसिकली जो क्लाउड सीडिंग है इसमें होता क्या है, इसमें केमिकल्स को डिस्पर्स किया जाता है रेनफॉल, आर्टिफिशियल रेनफॉल करने के लिए, हैज़ गार्नर्ड अटेंशन एज अ वे टू टेम्परेली क्लियर द एयर। और इस तरीके के ऊपर जो है वो अटेंशन जा रहा है क्योंकि इससे हम एयर को टेम्परेरीली तौर पर क्लीन कर सकते हैं। लेकिन क्लाउड सीडिंग इज़ मोर अबाउट अपियरिंग टू डू समथिंग स्पेक्टिकुलर देन अबाउट गेटिंग टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। तो क्लाउड सीडिंग एक ऐसी मतलब सिचुएशन है या एक ऐसा टेक्निक है जिसमें लगेगा कि कुछ बहुत बढ़िया किया जा रहा है, बट आप समस्या की जड़ में जो है वो नहीं जा रहे हैं। इट ऑफर्स अ फ्लीटिंग रिप्रीव एट बेस्ट while diverting attention from systemic changes that are truly needed। ठीक है, मतलब इससे कुछ राहत तो ज़रूर मिल जाती है, लेकिन ये ऐसे सिस्टमिक चेंजेस से आपका ध्यान भटकाता है जिनकी वाकई में ज़रूरत है कि सिस्टमिक लेवल पर चेंजेस होने चाहिए। इस तरीके की चीज़ें, ये तो एक तरीके से रेमेडी है, ठीक है, ये तो रेमेडीज़ हैं। तो इसके बजाय ऐसे चेंजेस होने चाहिए जिनसे एयर पोल्यूशन हो ही कम, है ना। अब बिसाइड्स इट्स लिमिटेड इम्पैक्ट, क्लाउड सीडिंग रेजेस सीरियस एनवायरमेंटल एंड एथिकल कंसर्न्स। इसका हालांकि लिमिटेड जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड इम्पैक्ट है, ये तो है ही है। और क्लाउड सीडिंग जो है वो सीरियस एनवायरमेंटल और एथिकल कंसर्न्स भी रेज करता है। अब देखो, जो वाटर वेपर है जो इस प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं वो नेचुरली कहीं और पर प्रेसिपिटेट होते हैं। मतलब जैसे हवा में वाटर वेपर है, तो अगर वाटर वेपर का साइज़ बढ़ेगा, है ना, वो आपस में अगर क्या होता है उसको मतलब आपस में अगर गैदर होंगे तो उनका साइज़ बढ़ेगा और एक समय ऐसा आएगा कि जब वो होल्ड नहीं कर पाएंगे तो उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगा। ये नॉर्मल रेन ऐसी ही होती है। लेकिन क्लाउड सीडिंग में क्या है कि कुछ केमिकल, सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल्स को स्प्रे किया जाता है तो उसके चारों तरफ वाटर वेपर जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और फिर आर्टिफिशियल रेन होती है। तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि अगर ऐसा नहीं किया जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए ये क्लाउड सीडिंग नहीं की जाए तो जो वाटर वेपर हैं, ठीक है, जिनका इस्तेमाल इस प्रोसेस के लिए किया जाता है वो किसी और जगह पर बारिश करते। लेकिन आपने क्योंकि क्लाउड सीडिंग का यूज़ कर लिया, इस टेक्निक का यूज़ कर लिया, तो इससे आपने जो बाकी रीजन्स हैं जहाँ पर बारिश हो सकती थी नेचुरल तरीके से उन वाटर वेपर्स के थ्रू, आपने उन रीजन्स को पोटेंशियली क्या करा, उन रीजन्स को बारिश से डिप्राइव कर दिया। अब ये जो आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन है वेदर पैटर्न का, ये ऐसे रीजन्स में ड्राउट ला सकता है, सूखा ला सकता है, जहाँ पर अदरवाइज़ नॉर्मल तरीके से अगर होती तो बारिश हो सकती थी। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब भारत जैसे देश में जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज आर ऑलरेडी स्ट्रेंड, ठीक है, जहाँ वाटर रिसोर्सेज की स्थिति पहले से ही बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, एग्रीवेटिंग रीजनल डिस्पैरिटीज इज़ आर डेंजरस गेम्बल। और वहाँ पर आप रीजनल डिस्पैरिटीज़ को बढ़ा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा गैम्बल है, जुआ है। एडिशनली जो केमिकल यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, ये भी लॉन्ग टर्म रिस्क, ठीक है, इनसे भी लंबे समय में रिस्क या खतरा होता है। हालांकि स्मॉल क्वांटिटीज़ में तो इनको सेफ माना जाता है, लेकिन इनका जो एक्यूमुलेशन है, जो ये सॉइल और वाटर में इकट्ठा हो जाते हैं, उसकी वजह से ये एग्रीकल्चर और इकोसिस्टम को इस तरीके से प्रभावित कर सकता है जिसके बारे में अभी पूरी तरीके से पता नहीं है, बट प्रभावित कर सकता है। अब स्मोक टावर्स जो कि जाइंट एयर प्यूरीफायर्स की तरह एक्ट करते हैं वुड क्लीन द सराउंडिंग एयर, ठीक है, सराउंडिंग एयर को तो ये थोड़ा बहुत क्लीन कर देते हैं। ये भी लेकिन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसको परस्यू किया जा रहा है, लेकिन ये फ्लॉड सॉल्यूशन है, मतलब ये सॉल्यूशन भी ठीक नहीं है, ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना है। हालांकि ये स्ट्रक्चर्स जो हैं, यानी कि स्मोक टावर जो हैं, ये विजिबल सिंबल ऑफ एक्शन प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि लगेगा आपको देख के कि किसी एरिया में अगर कोई स्मोक टावर इंस्टॉल किया गया है तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत बढ़िया है ना, यहाँ पर तो एयर प्यूरीफाई की जा रही है। लेकिन इनका जो इफ़ेक्टिवनेस है
वो सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट विसिनिटी में, मतलब जहाँ पर वो लगा हुआ है सिर्फ वहीं पर इसका इफेक्टिवनेस है, ठीक है, और बाकी शहर में तो कोई असर उससे होगा नहीं, ठीक। मोरओवर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दीज टावर्स कैन कंट्रीब्यूट टू एमिशंस पोटेंशियली रेंडिंग देम काउंटर प्रोडक्टिव। और इन टावर्स को ऑपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी लग रही है उससे भी क्या हो सकता है, फिर उससे भी एमिशंस हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये जो ये है स्मोक टावर्स वगैरह हैं, ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रहे हैं, क्योंकि जितना ये पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, या एयर को प्यूरिफाई कर रहे हैं, उतना तो इनको चलाने में उससे ज़्यादा कहीं एनर्जी लग रही है और उसकी वजह से एमिशंस हो रहे हैं। तो ये एक तरीके से एयर के पोल्यूशन को कम करने की बजाय उसको बढ़ा भी सकता है, तो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स बताए हैं, कंक्रीट स्टेप्स दैट मैटर्स। बोथ क्लाउड सीडिंग या स्मोक टावर जो हैं, दे डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द रियल साइंस बेस्ड सॉल्यूशंस दैट आर नीडेड टू टैकल एयर पोल्यूशन एट इट्स सोर्स। ठीक है, जो इस तरीके की टेक्निक्स का यूज़ हो रहा है, जैसे क्लाउड सीडिंग हो गया या स्मोक टावर्स हो गया, वो रियल साइंस बेस्ड सॉल्यूशंस जो एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए ज़रूरी हैं, उनसे क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, भटकाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताई हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो की जा सकती हैं। सबसे पहला तो बताया है कि कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एजेंसीज। एयर पोल्यूशन एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेक्टोरल प्रॉब्लम है जिसमें कई सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इफ़ेक्टिव कोलैबोरेशन अगर हो ऐसी एजेंसीज़ के बीच में विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और अर्बन प्लानिंग, तो ये चीज़ क्रूशल रहेगी ये इंश्योर करने के लिए कि जो पॉलिसीज़ हैं वो अलाइंड है, ठीक है, एक जैसी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, और जो एफर्ट्स हैं वो डुप्लीकेट नहीं हो रहे हैं। जैसे कि क्रॉप स्टबल बर्निंग को एड्रेस करने के लिए रूरल एरियाज़ में कोऑपरेशन चाहिए बिटवीन फार्मर्स, एग्रीकल्चर पॉलिसी मेकर्स एंड एनवायरमेंटल रेगुलेटर्स। कोई भी सिंगल एजेंसी या सेक्टर इस प्रॉब्लम को आइसोलेशन में टैकल नहीं कर सकता। A unified multi-sectoral approach transcending city and state boundaries is essential। ठीक है, यानी कि शहर और राज्य की सीमाओं से परे होकर अगर इस तरीके की कुछ यूनिफाइड मल्टी सेक्टोरल अप्रोच जो है वो अपनाई जाती है तो वो एसेंशियल रहेगी, वो इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया कि ज़्यादा बेटर क्या है कि जो मल्टीपल एजेंसीज़ हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसके बाद बात कर रहे हैं रिकॉग्नाइजिंग दैट एयर पोल्यूशन इज नॉट लिमिटेड टू स्पेसिफिक सीजन्स और रीजन्स, इट इज़ इम्पेरेटिव दैट सॉल्यूशन बी डिज़ाइन टू एड्रेस दिस इशू एयर राउंड एंड नेशन वाइड। ये भी ध्यान रखना है कि एयर पोल्यूशन की जो समस्या है वो सिर्फ किसी स्पेसिफिक सीज़न में या किसी स्पेसिफिक रीजन या क्षेत्र में नहीं हो रही है, ये ऐसी समस्या है जो पूरे साल रहती है और पूरे देश में रहती है। तो उस तरीके से ही इसको ऐसे सॉल्यूशन डिज़ाइन किए जाएं कि जो इस इशू को इस तरीके से सॉल्व करे, मतलब इस चीज़ को ध्यान में रख के सॉल्व करे। इसके बाद बात हो रही है कैपेसिटी बिल्डिंग और क्रिटिकल थिंकिंग की। A key requirement is to build capacity and foster critical thinking among all stakeholders। ठीक है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के बीच में कैपेसिटी बिल्ड होनी चाहिए और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलना चाहिए। इसमें कौन कौन है, जैसे रिसर्चर्स हो गए, पॉलिसी मेकर्स, रेगुलेटर्स, इंडस्ट्री लीडर्स और डाइवर्स सिटीजन ग्रुप्स, जो सब साथ मिलके काम करने चाहिए ये इंश्योर करने के लिए कि जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो वाकई में पब्लिक के हित में है, ठीक है, जनता के हित में है, पब्लिक इंटरेस्ट में है। स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स एंड इन्वेस्टिंग इन रिसर्च आर नेसेसरी स्टेप टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। और लंबे समय की तरक्की या लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के लिए जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है और रिसर्च में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, ये कुछ ज़रूरी स्टेप्स हैं। सॉल्यूशंस जो हैं वो डेटा ड्रिवन होने चाहिए, इन्फॉर्म्ड बाय अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोल्यूशन सोर्सेज एंड हेल्थ इम्पैक्ट्स एंड अडेप्टेबल टू इंडियाज़ डाइवर्स रीजनल कंटेक्स्ट। ठीक है, तो सॉल्यूशन इस तरीके के होने चाहिए जो डेटा ड्रिवन हो, है ना, मतलब डेटा पर आधारित हो, और पोल्यूशन सोर्सेज की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कहाँ से पोल्यूशन का सोर्स है, हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है,
और इंडिया का जो डाइवर्स रीजनल कंटेक्स्ट है उसके हिसाब से होने चाहिए। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन दिस एफर्ट। एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग जो है वो इस एफर्ट में एक वाइटल रोल प्ले करती है। और while big cities like Delhi often receive significant attention, it is crucial to acknowledge that air pollution is a pervasive issue affecting communities across India, encompassing urban, rural and industrial hubs। ठीक है, तो दिल्ली जैसे जगहों पे तो मतलब जो बड़े शहर हैं वहाँ पर तो अटेंशन इस चीज़ को लेकर मिलता है, लेकिन इस बात को एक्नॉलेज करना या इस बात को मानना या समझना भी क्रूशियल है कि एयर पोल्यूशन जो है वो एक ऐसी समस्या है जो सभी कम्युनिटीज़ को प्रभावित कर रही है ना, अर्बन क्षेत्रों में भी, रूरल क्षेत्रों में भी, या इंडस्ट्रियल जो हब्स हैं वहाँ पर भी। और रोबस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम इंटीग्रेटिंग वेरियस टेक्नोलॉजीज जैसे कि रेगुलेटरी मॉनिटरिंग स्टेशंस, एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन, सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग, लो कॉस्ट सेंसर नेटवर्क कैन हेल्प ट्रैक द पॉल्यूशन ट्रेंड्स, प्रोवाइडिंग द डेटा नीडेड फॉर टारगेटेड इंटरवेंशंस टू टैकल बोथ लोकल एंड रीजनल सोर्सेज। ठीक है, तो इस तरीके के कॉम्प्रिहेंसिव और रोबस्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स होने चाहिए जिसमें अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी जैसे कि रेगुलेटरी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन है, सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग है, लो कॉस्ट सेंसर नेटवर्क्स है। तो इनके थ्रू आप पॉल्यूशन ट्रेंड्स को ट्रैकल कर सकते हैं, है ना, मतलब पॉल्यूशन ट्रेंड्स को ट्रैक कर सकते हैं और इससे जो भी डेटा मिल सकता है ताकि टारगेटेड इंटरवेंशन के लिए, ताकि लोकल और रीजनल सोर्सेज को टैकल किया जा सके, तो ये किया जाना चाहिए। इसके बाद बात कर रहे हैं बियॉन्ड टेक्नोसेंट्रिक सॉल्यूशंस। मतलब एक तो टेक्नोलॉजी सेंट्रिक सॉल्यूशंस है और उसके बियॉन्ड अगर हम बात करें तो जो टेक्नोलॉजिकल अप्रोचेज़ हैं वो तो हेल्प कर ही सकती हैं, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है। देयर इज़ नो सिल्वर बुलेट फॉर एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के लिए कोई सिल्वर बुलेट नहीं है। सिल्वर बुलेट मैंने आपको बताया कि किसी बड़ी समस्या का कोई एक सॉल्यूशन। Many of the so-called quick fixes like cloud seeding and smoke towers are designed more to demonstrate action than to deliver meaningful results। ठीक है, इस तरीके के जो क्विक फिक्सेस हैं, क्विक फिक्सेस मतलब कि जिनसे आपको लगता है कि सॉल्यूशन जल्दी मिल रहा है ना, जैसे कि क्लाउड सीडिंग या स्मोक टावर्स, ये एक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब इनसे लग रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है लेकिन ये मीनिंगफुल रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। दीज प्रोजेक्ट्स ऑफन सर्व वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, जैसे कि प्राइवेट फर्म्स को ल्यूक्रेटिव कॉन्टैक्ट्स मिल गए, है ना, लेकिन ये जो रूट कॉज ऑफ पोल्यूशन है उसको ये एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अब वेल्दियर सिटीजन्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि एयर प्योरीफायर्स को अफोर्ड कर सकते हैं, क्रिएटिंग अ सेम्बलेंस ऑफ प्रोटेक्शन, तो उनमें भी एक प्रोटेक्शन का भाव लग रहा है कि हम लोग एयर प्योरीफायर का यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, जबकि जो पुअरर कम्युनिटीज़ हैं दे रिमोन एक्सपोज टू टॉक्सिक एयर। लेकिन वो लोग जो पुअरर कम्युनिटीज़ हैं जो इस तरीके के एयर प्योरीफायर्स वगैरह को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो उस जहरीली हवा से, टॉक्सिक एयर से एक्सपोज हो रहे हैं। अल्टीमेटली द फाइट फॉर क्लीन एयर इज़ नॉट जस्ट अ टेक्निकल चैलेंज, इट्स अ डीपली पॉलिटिकल वन। ठीक है, क्लीन एयर को लेकर जो फाइट है या जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चैलेंज नहीं है लेकिन एक पॉलिटिकल चैलेंज भी है। Chasing quick fixes risks perpetuating these inequalities instead of addressing the structural issues at the heart of the crisis। ठीक है, अगर आप इन क्विक फिक्सेस के को चेस करते हैं या क्विक फिक्सेस के पीछे भागते हैं या क्विक फिक्सेस को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो इससे होगा क्या कि जो ये इनइक्वालिटीज़ हैं ये बढ़ती जाएंगी, है ना, इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द स्ट्रक्चरल इश्यूज एट द हार्ट ऑफ द क्राइसिस। लेकिन समस्या का जो मुख्य मुद्दे हैं आप उनको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। टू कन्फ्रंट इट्स एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम इंडिया मस्ट मूव बियॉन्ड द इल्यूजन ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर भारत को अपनी एयर पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है उससे लड़ना है, उसको कन्फ्रंट करना है, तो हमें शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के इल्यूजन से बाहर निकलना होगा। और किस चीज़ की ज़रूरत है, वो है मल्टी डिकेडल, मल्टी सेक्टोरल एफर्ट ग्राउंडेड इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड कमिटमेंट टू सस्टेन एंड कोलैबोरेटिव एक्शन। तो ये चीज़ें करनी होंगी, इससे ही ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो ये एक अच्छा आर्टिकल बेसिकली इसलिए था क्योंकि एयर पोल्यूशन को लेकर क्या किया जा रहा है ना, शॉर्ट टर्म जो सॉल्यूशंस यूज़ किए जा रहे हैं वो,
वो यहाँ पर दिए हैं, और क्या किया जा सकता है, ठीक है, किस तरीके के एक्शंस लिए जा सकते हैं। जैसे कि एजेंसीज़ के बीच में कोऑर्डिनेटेड एक्शंस होने चाहिए, है ना, कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस हैं, फिर कुछ बियॉन्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई हैं, ठीक है। तो आई होप आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, और यहाँ से आपको ज़रूर कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले होंगे जिनका इस्तेमाल आंसर राइटिंग में किया जा सकता है मेंस में, ठीक है। चलिए, क्योंकि एयर पोल्यूशन वैसे भी अपने आप में एक बर्निंग टॉपिक तो है ना। चलिए, तो इसको बेसिकली इन्होंने साइंस में लिया है, हम लोग तो एनवायरनमेंट में लेंगे एयर पोल्यूशन में, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग जो है वो यहाँ पर एक हेल्थ रिलेटेड इशू है, मेडिसिन या ड्रग्स को लेकर बात कर रहा है, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। रैंडम चेक फाइंड्स NSQ ड्रग्स इन मार्केट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि लगभग 50 दवाइयों के सैंपल जो हैं, जिसमें से कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो बहुत कॉमनली यूज़ की जाती हैं, लाइक पैरासीटामोल, फीवर के लिए यूज़ करते हैं, बुखार के लिए। देन वी हैव मेटफॉर्मिन, ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है डायबिटीज़ के लिए। और पेंटोप्रेजोल, ये दवाई एसिडिटी के लिए यूज़ की जाती है। इनको ये पाया गया है कि इनमें से लगभग 50 दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके सैंपल्स पाए गए हैं स्पूरियस, स्पूरियस मतलब विच इज़ नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, या उसको कहा जाता है नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी बाय द कंट्रीज टॉप ड्रग रेगुलेटर। तो इस तरीके के सैंपल जो हैं वो पाए गए हैं। अब दीज फाइंडिंग्स केम आउट ऑफ अ रूटीन पीरियोडिक एक्सरसाइज बाय द रेगुलेटर इन विच मेडिसिन सैंपल्स आर टेस्टेड रैंडमली फॉर क्वालिटी। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये रूटीनली इस तरीके की चीज़ें चेक करते रहते हैं, ठीक है। रैंडमली क्वालिटी के लिए दवाइयों के सैंपल्स को चेक किया जाता है, तो वहाँ पर ये चीज़ पता लगी है। अब इसके बाद बात करें CDCSCO एंड NSQ, तो हर महीने जो रेगुलेटर है, दैट इज़ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसे दवाइयों की ड्रग्स को रिलीज़ करता है जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं है, जो चेक्स के दौरान स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं पाई जाती हैं, उनकी लिस्ट जारी करता है। तो सेंट्रल और स्टेट रेगुलेटर्स पीरियोडिकली जो मार्केट है वहाँ से कई सारी दवाइयों के सैंपल्स कलेक्ट करते रहते हैं एट रैंडम, और उनके टेस्टिंग करते रहते हैं। और जिन दवाइयों का, जो दवाइयाँ टेस्ट में फेल हो जाती हैं, अलॉन्ग विद द पैरामीटर्स ऑन विच दे हैव फॉलन शॉर्ट, इज़ पब्लिश्ड एवरी मंथ, ठीक है, कि कौन सी दवाइयाँ जो हैं वो इन टेस्ट में फेल हुई और किन पैरामीटर्स पर फेल हुई, ये सब चीज़ें हर महीने पब्लिश की जाती हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है? तो देखो, जो मंथली लिस्ट है ये रिलीज़ की जाती हैं टू इन्फॉर्म द जनरल पब्लिक, ठीक है, जनरल पब्लिक, आम आदमी को इन्फॉर्म करने के लिए की जाती हैं। गवर्नमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट्स, इंडस्ट्री और स्टेट ड्रग रेगुलेटर्स ऑफ द ड्रग अवेलेबल इन द मार्केट दैट मे नॉट बी ऑफ द डिज़ायर्ड क्वालिटी। तो इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए बताया जाता है कि जो दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं वो डिज़ायर्ड क्वालिटी की नहीं है। अब सैंपल जो हैं वो रैंडम टेस्ट किए जाते हैं और रिजल्ट्स आर मेड पब्लिक, रिजल्ट्स जो हैं वो पब्लिकली अवेलेबल कराए जाते हैं। तो ये एक तरीके से ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को भी ये बताने का तरीका है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर लगातार नज़र रखी जा रही है। अब ड्रग्स जो हैं वो उनके, वो फेल क्यों हो जाते हैं टेस्ट में? तो ड्रग्स दैट फेल क्वालिटी चेक्स ब्रॉडली फॉल इनटू थ्री कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में जो हैं वो ऐसे ड्रग्स फॉल करते हैं जिनका क्वालिटी चेक फेल होता है। सबसे पहले तो स्पूरियस ड्रग्स। स्पूरियस ड्रग्स बेसिकली आप कह सकते हैं ऐसे ड्रग्स हैं जो असेंशियली फेक्स हैं, ठीक है, फर्जी दवाइयाँ हैं। प्रोडक्ट्स दैट प्रिटेंड टू बी पॉपुलर ब्रांड्स ऑफ मेडिसिन विच मिसलीड पीपल इनटू बाइंग देम, ठीक है, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पॉपुलर ब्रांड की मेडिसिन होती हैं लेकिन जो लोगों को मिसलीड करते हैं कि लोग उनको खरीदें क्योंकि वो पॉपुलर ब्रांड्स के हैं। अब दीज फेक्स मे और मे नॉट कंटेन द एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, इनमें हो सकता है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट है या नहीं भी है। एंड दे आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी दैट मेक्स द ड्रग्स ऑफ दैट ब्रांड नेम, और ये उन कंपनीज़ के द्वारा बनाई भी नहीं जाती जो उन ब्रांड नेम से ड्रग्स बनाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, सैंपल ऑफ टेलमिसर्टन, ये बेसिकली हाइपरटेंशन के लिए यूज़ की जाती है। एंड पेंटोप्रोजोल, ये पाया गया कि दे हैव नॉट बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनीज हुज ब्रांडिंग दे कैरीड,
दैट इज़ ग्लेनमार्क और सन फार्मा, तो इनके द्वारा ये बनाई नहीं जाती। ठीक, ऐसा पाया गया, तो स्पूरियस ड्रग हो गई है। इसके बाद अगला है पुअर क्वालिटी, ड्रग्स दैट मे कंटेन अ फॉल्टी डिस्क्रिप्शन और मे नॉट डिजॉल्व इन अ प्रॉपर वे और मे हैव अ लेसर क्वांटिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। यानी कि इसमें ऐसी दवाई है जिनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, या तो डिस्क्रिप्शन सही नहीं है उस दवाई में कि क्या क्या चीज़ है और ये सब, है ना, या फिर वो दवाई जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो रही है, घुल नहीं रही है, और या फिर उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसकी क्वांटिटी कम है। तो ऐसी दवाइयों को भी स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं माना जाता। दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी ऑफ नॉट टू ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी या एनएसक्यू क्वालिटी का माना जाता है। एंड दीज मेडिसिन्स मे नॉट एक्टिवली हार्म द पर्सन हु कंज्यूम्स देम बट द पेशेंट में सफ़र बिकॉज द ड्रग फेल्स टू डू वट इट इज़ मेंट टू। तो इन दवाइयों से बेसिकली पर्सन को कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि जिस पर्पज़ के लिए वो दवाई ली जा रही है वो पर्पज़ भी सॉल्व नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर मेटफॉर्मिन दिया गया है विच इज़ रिसेंटली रिलीज्ड, विच इज़ ऑन द रिसेंटली रिलीज लिस्ट फॉर अगस्त, फेल्ड द डिसोल्यूशन टेस्ट। ठीक है, तो ये डिसोल्यूशन टेस्ट फेल हो गया, यानी कि ये मेडिसिन को आप एक बार कंज्यूम कर रहे हैं तो ये प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं हो रही है, और जिस पर्पज़ के लिए इसका यूज़ होना है वो पर्पज़ फुलफिल नहीं हो रहा है। इसके बाद तीसरी कैटेगरी होती है एडल्ट्रेट ड्रग्स की। एडल्ट्रेट ड्रग्स में क्या होता है कि कुछ कंटेमिनेंट्स या एडल्ट्रेंट्स पाए जाते हैं जो कि उन पर्सन को हार्म करते हैं जो इन दवाइयों को लेते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। अब ऐसे में जो एंटायर बैचेज हैं इस तरीके की दवाइयों का, उसको रेगुलेटर के द्वारा रिकॉल किया जाता है, या फिर जो कंपनी है वो भी इस तरीके का रिकॉल खुद से कर सकती हैं। रिकॉल करने का मतलब है कि मार्केट में अगर वो दवाइयाँ जा चुकी हैं तो उनको वापस बुलाया जाए, दवाइयों को वापस लिया जाए मार्केट से। अब व्हाट यू शुड डू, अब आपको क्या करना चाहिए? तो ड्रग रेगुलेटर्स के जो अलर्ट्स हैं वो इसलिए नहीं आते कि उससे जनता के बीच में कोई पैनिक, कोई डर पैदा हो, ठीक है। दे आर मेनली इन द नेचर ऑफ फ्लैग्स टू कंपनीज टू सेल्फ करेक्ट और टू रेगुलेटर्स टू टेक नेसेसरी एक्शन। तो बेसिकली इस तरीके की लिस्ट वगैरह जो आती हैं वो इसलिए आती हैं ताकि कंपनीज को ये कहा जा सके कि आप खुद को करेक्ट कर लें, आप खुद को सुधार लें, है ना, और रेगुलेटर्स के लिए ये है कि वो नेसेसरी एक्शन लेते रहें। अब दैट सम रैंडमली पिक्ड सैंपल्स ऑफ अ ड्रग हैव बीन फाउंड टू बी एनएसक्यू डज नॉट मीन एवरी पिल और कैप्सूल ऑफ दैट ड्रग अवेलेबल इन द मार्केट इज फेक और डेंजरस। ठीक है, अब कुछ रैंडमली पिक्ड सैंपल्स, किसी दवाई के अगर कुछ रैंडमली जो सैंपल लिए गए हैं अगर वो एनएसक्यू पाए गए हैं, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी पाए गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस दवाई की हर एक कैप्सूल या हर एक पिल जो है जो मार्केट में अवेलेबल है वो फर्जी होगी या ख़तरनाक होगी। आप उन दवाइयों को कंज्यूम करना कंटिन्यू रख सकते हैं अगर वो दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब की गई हैं तो। हाउएवर द फैक्ट दैट अ सैंपल वॉज फाउंड टू बी एनएसक्यू इन थ्योरी ऑल्सो मीन्स दैट देयर कुड बी अदर अनडिटेक्टेड फेक्स इन द मार्केट। लेकिन ये है कि कुछ सैंपल अगर एनएसक्यू पाए गए हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मार्केट में कुछ ऐसे और भी फेक हैं जिनको डिटेक्ट नहीं किया जा रहा है अभी तक, जो डिटेक्ट अभी तक नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो व्हाट आर एनएसक्यू ड्रग्स आप आई होप समझ गए होंगे, और क्या क्या इनकी कैटेगरीज हैं। स्पूरियस ड्रग्स हो सकती हैं, पुअर क्वालिटी ड्रग्स हो सकती हैं, या फिर एडल्टेड ड्रग्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ गए आप। इसको आप साइंस एंड टेक में लेंगे, हेल्थ इश्यूज़ में ये आर्टिकल रहेगा। ठीक है, चलिए, तो यही आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, तो इसलिए सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। तो जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप में से जो भी लोग प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हम लोग कुछ टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं। एक ये टेस्ट सीरीज़ है, दैट इज़ ऑल इन वन टेस्ट सीरीज़ इसको मैं कहता हूँ, क्योंकि इसमें आपको जनरल स्टडीज़ मिलता है सब्जेक्ट वाइज, 16 महीने का करंट अफेयर्स मिलता है और सी साइड भी मिलता है, ओनली एट 849 रुपीज़। ठीक है, तो आप इसमें एनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं। देन अगर आप ओनली जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ये आपको ओनली एट 699 रुपीज़ में मिल जाती है। सिर्फ जनरल स्टडीज़ अगर आप लेना चाहते हैं तो 449 में मिल जाती है। सिर्फ करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं 16 महीने की तो उसमें आपको ओनली एट 299 में मिल जाती है। और सिर्फ सी सेट की लेना चाहते हैं फुल लेंथ टेस्ट की तो वो आपको ओनली एट
249 मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज़ हैं, इसमें से जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो आप एनरोल कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको वेबसाइट और ऐप पर मिल जाएंगे। इसके बाद आप में से जो भी लोग आईना सीरीज़ के मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उनके लिए ऑप्शंस हैं। अगर आप मंथली लेना चाहें तो एट लेस देन ₹2 पर डे ओनली 59 रुपीज़ में आपको ये पीडीएफ्स मिलती हैं, है ना। जून जुलाई अगस्त की लॉन्च है, बाकी इसी तरीके से आने वाले महीने में भी लॉन्च होती रहेंगी। अगर आप 16 महीने की लेना चाहते हैं तो ओनली अवेलेबल एट 680 रुपीज़। अगर आप 12 महीने की लेना चाहते हैं तो ओनली अवेलेबल एट 510 रुपीज़। और इसी तरीके से अगर आप 8 महीने की लेना चाहें तो अवेलेबल है ओनली एट 345। 4 महीने की अवेलेबल है ओनली एट 175। तो आप इनमें से जिसमें भी एनरोल करना चाहें आप कर सकते हैं। बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, और अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी हमारे आईना सीरीज़ के जो मंथली कोर्सेज़ हैं, अगर आप इनमें एनरोल करना चाहते हैं, मंथली 3 मंथ 6 मंथ्स के जो भी कोर्सेज़ हैं तो आप कर सकते हैं। और ये सारे कोर्सेज़ भी आपको ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड मिल जाएंगे। और बाकी हमारा जो CSET का लाइव बैच है 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, 28 सितंबर यानी कि आज इसकी एनरोलमेंट की लास्ट डेट है। तो आप में से जो भी लोग एनरोल करना चाहते हैं वो ज़रूर कर लें। ओनली एट 999 ये बैच आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसके थ्रू आप अदर डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं और वहीं से एनरोल भी कर सकते हैं। और अगर कोई इशू कोई क्वेरी आपको है तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 9150449990, यहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी अगर डाउट है कोई क्वेरी है तो वो आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं और आपको अगर ये सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा बहुत हेल्प हमारी भी होती रहेगी और आप लोगों के लिए भी ये बेनिफिट रहेगा कि ये सेशंस लंबे समय तक यूट्यूब पर चल पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। साथ ही साथ अपना प्यार और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी संडे को अब हम लोग सेशंस नहीं ले रहे हैं इस बीच, ठीक है, क्योंकि एक दिन आप लोगों के पास भी रिवीजन वगैरह करने के लिए होना चाहिए, है ना। तो संडे को ऑफ रहेगा एंड नाउ वी विल मीट ऑन मंडे। तो तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।